हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं धर्मेंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डीके एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम इसमें मनोविज्ञान का सेशन चल रहा था जिसमें हमने अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे और यह टारगेट बैच आपका यूपी टीटी और सीटीटी के लिए है, जो सीडीपी के यानी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं और जिसमें से ये टारगेट है कि आपका 25 प्लस आपका मार्क्स कम से कम होना चाहिए। तो हम इसमें इस टॉपिक में यानी मनोविज्ञान के इस सेशन में हम अधिगम पढ़ रहे थे, जिसमें हम अधिगम क्या है उसके बारे में जान लिए, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विधियां, है ना, अधिगम की परिभाषा, अधिगम की विशेषताएं और अधिगम के पक्ष, अधिगम के प्रकार, इन सभी टॉपिक पर हमने चर्चाएं कर ली थी और अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक थे उनके बारे में चर्चा कर ली। और इसके बाद हमने बताया था नेक्स्ट डे आपको अधिगम के नियम, है ना, लॉ ऑफ लर्निंग, इसके बारे में आपको बताया जाएगा, जिसमें हम बहुत ज्यादा इधर उधर की बात ना करने के बजाय हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। आज हमारा ये मनोविज्ञान का ये हमारा 17वां टॉपिक होगा, है ना, 17वां एपिसोड। इसमें हम पढ़ेंगे अधिगम के नियम, अधिगम या इसे ही सीखने के नियम कहते हैं, है ना, अधिगम के नियम या सीखने के नियम। ठीक, तो आज मनोविज्ञान के 17वें टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे अधिगम के नियम या सीखने के नियम। तो पहली चीज इसी के बारे में जान लेते हैं कि अधिगम का नियम या सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक हैं हमारे ई.एल. थॉर्नडाइक, ई.एल. थॉर्नडाइक। ये आपके क्वेश्चन में आता है, यानी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ई.एल. थॉर्नडाइक यानी अधिगम या सीखने के नियम को किसने प्रतिपादित किया, तो आप क्या बताएंगे, ई.एल. थॉर्नडाइक ने। ठीक, अब अधिगम के नियम, इसमें हम लिखेंगे अधिगम के दो नियम बताए गए, अधिगम के दो नियम थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए, थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए जो निम्न हैं। अब यहां पे हम देखेंगे थॉर्नडाइक द्वारा दो अधिगम के या सीखने के दो नियम बताए गए। नंबर एक हमारा मुख्य नियम, इसे ही प्राइमरी लॉ कहते हैं, प्राइमरी लॉ। दूसरा हमारा है गौण नियम, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी लॉ। ये आपका सेकेंडरी लॉ। ठीक, तो प्राइमरी लॉ यानी मुख्य नियम और गौण नियम आपके सेकेंडरी लॉ, ये होते हैं। अब मुख्य नियम के आपके प्रकार बताए गए हैं और गौण नियम के भी कुछ टाइप्स बताए गए हैं। तो मुख्य नियम ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य नियम कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। नंबर एक हमारा है, इसमें नंबर एक तत्परता का नियम। नेक्स्ट हमारा है, इसी में अगला है हमारा अभ्यास का नियम। अगला क्या है हमारा, अभ्यास का नियम। पहला है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम। इसके दो टाइप्स आपके बताए गए, इसमें दो टाइप अभ्यास के नियम में, एक उपयोग
या इसे ही प्रयोग का नियम कहते हैं। उपयोग या प्रयोग का नियम, एक ये हो गया आपका। दूसरा हमारा है इसी में अनुपयोग का नियम, अनुपयोग या इसे ही अनुप्रयोग का नियम, ये आपके। और तीसरा इसमें है हमारा मेनली आपका जो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम। अगला है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम, ठीक, प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम अर्थात लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ रेडीनेस। अभ्यास का नियम लॉ ऑफ अभ्यास का नियम, एक्सरसाइज, ठीक, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, ठीक, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज ये नहीं रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, इसमें क्या, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ यूज, लॉ ऑफ यूज। और इसको कहते हैं लॉ ऑफ डिसयूज, और यहां पे प्रभाव के नियम को कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट। तो अधिगम के यानी जो सीखने के मुख्य नियम थे वो 3 बताए गए। तत्परता का नियम जिसे लॉ ऑफ रेडीनेस कहा जाता है, अभ्यास का नियम जिसे लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं, और इसी अभ्यास के नियम में 2 आपके उपयोग या प्रयोग का नियम जिसे लॉ ऑफ यूज, अनुप्रयोग या अनुप्रयोग का नियम यानी लॉ ऑफ डिसयूज। फिर उसके बाद प्रभाव का नियम जिसे लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। यहां पे इसको जानते रहिएगा, 3 नियम होते हैं मुख्य नियम, यानी सीखने का जो मुख्य नियम होता है 3 नियम होते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, यूपीटीटी में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपका इसमें 3 आपका इसमें से ये दे देगा, और एक आपका गौड़ नियम यानी सीखने के गौड़ नियम जो सेकेंडरी लॉज है उसमें से आपको दे देगा। तो आप पहचानते रहिए, ठीक है। अभी हम पहले इसको जान लेंगे कि सीखने के गौड़ नियम कौन कौन से हैं। इसमें है पहला हमारा बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, ठीक, बहु अनुक्रिया का नियम। नेक्स्ट है हमारा, इसमें दूसरा है बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा है मानसिक या मनोवृत्ति का नियम, मानसिक या मनोवृत्ति का नियम। ये हमारा दूसरा गौड़ नियम में दूसरा। गौड़ नियम जो है आपके 5 बताए गए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गौड़ नियम कितने होते हैं, 5 है। तीसरा आपका आंशिक या तत्व प्रबलता का नियम, तत्व प्रबलता का नियम, आंशिक या तत्व प्रबलता का नियम। चौथा है सादृश्यता या अनुरूपता का नियम, अनुरूपता या इसे ही एक रूपता का नियम कहते हैं, एक रूपता का नियम, सादृश्यता या एक रूपता का नियम। पांचवा है हमारा सहचर्यात्मक स्थानांतरण
या रूपांतरण का नियम, रूपांतरण का नियम। ठीक, तो ये आपके 5 गौड़ नियम हो गए और ये आपके 3 मुख्य नियम हो गए। क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, निम्न में से कौन सा मुख्य नियम के अंतर्गत नहीं आता है? 3 आपके ये दे देंगे, इनमें से एक दे देगा। तो आपका मुख्य नियम आपके 3 ही होते हैं, चौथा आपका नहीं होता, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा कि जो भी हमने अधिगम्य सीखने के नियम में हमने आपको ये जानकारी दी, जिसके प्रतिपादक आपको ईएल थॉर्नडाइक थे। ठीक, और इसमें इसके नियम हमने बताए, यानी ईएल थॉर्नडाइक ने बताया कि सीखने के मुख्यतः 2 नियम होते हैं, यानी सीखने के केवल 2 ही नियम होते हैं। एक आपका मुख्य नियम जिसे प्राइमरी लॉज कहते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंडरी लॉज है ना, गौड़ नियम। इसमें मुख्य नियम में 3 आपके बताए गए और गौड़ नियम में 5 बताए गए। तो आप, उम्मीद है इसको आप समझ गए होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तत्परता का नियम क्या है, अभ्यास के नियम क्या है, अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम क्या है, अनुपयोग का नियम क्या है, प्रभाव का नियम ना, इसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं थोड़ा डीपली। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, इसको इरेज करके अब हम एक एक करके पढ़ेंगे, इसमें एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य नियम के बारे में पहले चर्चा होगी। जो मुख्य नियम में हमारा जो पहला था तत्परता का नियम है ना, तत्परता का नियम है ना, तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस है ना, लॉ ऑफ रेडीनेस। इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं, इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। तो यहां पे तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहते हैं। अब इसमें लिखेंगे, इस नियम से तात्पर्य है, इस नियम से तात्पर्य है कि जिस भी कार्य को हम करने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं, उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं। ठीक, यानी इस नियम से तात्पर्य है कि जिस कार्य को हम करने के लिए तैयार या तत्पर होते हैं, उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं। क्योंकि तत्परता में इच्छा शक्ति निहित होती है। ठीक, एक हमारे इसी में भाटिया महोदय थे। उन्होंने भाटिया के अनुसार, यानी इन्होंने बताया था कि यदि हम किसी कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं, तब हम युद्ध में आधा विजय प्राप्त कर लेते हैं। आधा विजय प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, इनके कहने का मतलब है
यदि आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर है ना, तो आप ये समझिए कि युद्ध में आप आधा विजय प्राप्त कर लिए, है ना। तो यही तत्परता का नियम ये बताता है। इससे अधिक आपका डीपली आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बस इतने ही मैटर पर आप फोकस करिए। जहां तक उम्मीद है इससे बाहर आपका नहीं रहेगा, और ये कथन तो आप विशेष करके याद रखिएगा, ठीक। अगला है हमारा इसी में अभ्यास के नियम में, अभ्यास के नियम, सॉरी अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, है ना। इसके दो टाइप्स आपके बताए गए इसी में। अभ्यास के नियम में दो टाइप आपके थे, जिसमें पहला था आपका कौन सा, पहला आपका था उपयोग का नियम, उपयोग का नियम, है ना, उपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज। इसमें क्या बताता है, उपयोग का नियम यह बताता है कि यदि हम किसी कार्य को, अर्थात कह सकते हैं इस नियम से तात्पर्य है, इस नियम से तात्पर्य है कि यदि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं, तो उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं, कहने का मतलब थॉर्नडाइक ने बताया कि यानी इस नियम से तात्पर्य है कि यदि हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं, ठीक। सीख लेते हैं तथा उस कार्य में हम कुशल हो जाते हैं, अर्थात उसमें हम अनुभवी हो जाते हैं, ठीक। चलिए आगे, अभी इसमें हम देखेंगे कोलेसनिक ने बताया है, कोलेसनिक के अनुसार, कोलेसनिक के अनुसार इन्होंने बताया कि अभ्यास या उपयोग के द्वारा, अभ्यास या उपयोग के द्वारा किसी कार्य की पुनरावृत्ति, किसी कार्य की पुनरावृत्ति या पुनर्विचार किसी कार्य की पुनर्विचार या अभ्यास के औचित्य को दर्शाता है, ठीक। यानी इन्होंने बताया, कोलेसनिक ने क्या बताया, इन्होंने बताया कि अभ्यास या उपयोग के द्वारा, या अभ्यास या उपयोग के नियम के द्वारा किसी कार्य की पुनरावृत्ति या पुनर्विचार, अर्थात अभ्यास के औचित्य को क्या करता है, ये दर्शाता है। तो उम्मीद है इसमें अभ्यास के नियम में उपयोग का नियम आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम इसको इरेज करेंगे, और इसके बाद हम इसको इरेज करके अब आगे बताते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसमें आगे देखेंगे, अगला इसी में है अनुपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम।
ये अभ्यास के नियम में ही हमने डिवाइडेशन में जब बताया था तब ना, तो उसी में क्या है, अनुपयोग का नियम। इस नियम से तात्पर्य है, इस नियम से तात्पर्य है कि यदि हम किसी कार्य को अधिक समय से नहीं करते तो उसे हम भूल जाते हैं। अर्थात उपयोग के नियम में थार्नडाइक ने बताया कि जिस कार्य को हम अधिक समय से नहीं किए होते हैं ना, तो उस कार्य को हम क्या होता है, भूलने लगते हैं। अर्थात उसके बारे में टोटली आप क्या करते हैं, भूलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहां पे एक डगलस महोदय थे, डगलस एवं हॉकथॉर्न ना, हैकथॉर्न, इन्होंने बताया, इनके अनुसार ये बताते हैं कि डगलस एवं हॉकथॉर्न महोदय बताते हैं कि जो कार्य बहुत समय से दोहराया नहीं जाता, व्यक्ति उसे भूल जाता है। अर्थात उसके बारे में वह फिर सीख नहीं पाता। ये डगलस एवं हैकथॉर्न महोदय थे जिन्होंने बताया। तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में आएगा। अगला इसमें मुख्य नियम में तीसरा नियम आपका है, हमने बताया था प्रभाव का नियम, ठीक, प्रभाव का नियम, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, है ना। इसके कई नाम हैं, इसके पहले अन्य नाम हम देख लेंगे। इसके नाम कौन कौन से हैं, जिसमें इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, इसे परिणाम का नियम भी कहते हैं, और इसे संतोष का नियम भी कहते हैं, सेटिस्फैक्शन लॉ, है ना, इसे संतोष का नियम भी कहते हैं, इसे संतोष का नियम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे प्रभाव संक्षेपण का नियम भी कहते हैं, प्रभाव संक्षेपण का नियम भी कहते हैं, प्रभाव संक्षेपण का नियम भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसे संक्षेपित प्रभाव का नियम भी कहते हैं, संक्षेपित प्रभाव का नियम भी कहते हैं, इसे संक्षेपित प्रभाव का नियम भी कहते हैं, ठीक। तो इतने नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसके अन्य नाम भी याद रखिए, इसे परिणाम का नियम, इसे ही संतोष का नियम, और इसे ही प्रभाव संक्षेपण का नियम, और इसे ही संक्षेपित प्रभाव का नियम कहते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, इस नियम से अभिप्राय क्या है। इस नियम से अभिप्राय है, इस नियम से अभिप्राय है कि हम उस कार्य को सीखते हैं,
जो हमारे लिए हितकर होता है ना, जो हमारे लिए हितकर होता है, जो हमारे लिए हितकर होता है। अर्थात हम केवल उसी कार्य को करना सीखते हैं जो हमारे भविष्य के लिए या जो हमारे लिए सही होगा, अर्थात जो हमारे लिए लाभकारी होगा। इसीलिए बताया गया कि इस नियम से अभिप्राय है कि हम उसी कार्य को सीखते हैं जो हमारे लिए हितकर होता है। अब इसमें एक आपके महोदय हैं, इसमें वॉसवर्न इन्होंने बताया कि यदि हम सीखने का कार्य जब सीखने का अर्थ उसके उद्देश्य एवं इच्छा को संतुष्ट करे, यानी इन्होंने बताया कि जब सीखने का अर्थ उसके उद्देश्य एवं इच्छा को संतुष्ट करे तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अर्थात तब सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो वॉसवर्न ने बताया कि जब सीखने का अर्थ उसके उद्देश्य एवं इच्छा को संतुष्ट करता है तब उसे सीखने में संतोष का यानी तब उसमें सीखने का जो महत्वपूर्ण होता है वह संतोष का स्थान होता है। तो उम्मीद है ये भी आपके समझ में आया होगा। तो आशा करते हैं यहाँ पे आपको मुख्य नियम में यानी थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए तीन मुख्य नियम में हमने आपको डीपली बताया जो भी जितना हो सका, तो ये आपके समझ में आएगा। अब इसके बाद जो गौड़ नियम में है आपके 1 2 3 सॉरी 5 है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर देंगे। तब तक इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं और यहां पे इसके बाद यहां पे अगला गौड़ नियम है ना, जो आपके 5 बताए गए थे, जिसमें पहला है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। बहु अनुक्रिया का नियम है ना। बहु अनुक्रिया का नियम क्या बताता है? बहु अनुक्रिया में होता है कि जो अनुक्रियाएं व्यक्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उसे बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। बहु अनुक्रिया का नियम कहते हैं। कहने का मतलब व्यक्ति अगर किसी उद्देश्य को पूरा करना चाहता है तो उसके द्वारा ढेर सारी अनुक्रियाएं करता है, जिसमें कुछ अनुक्रियाएं सही भी होंगी और कुछ अनुक्रियाएं आपकी गलत भी होंगी। लेकिन यहां पे जो अनुक्रिया उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं होती हैं, उसे वह छोड़ देता है। यानी जो अनुक्रियाएं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक नहीं होंगी उसे वह छोड़ देता है। और जो सहायक होती हैं उसे वह सीख लेता है।
मेरे कहने का मतलब आप समझ गए, बस इतने ही सही रहे। यानी जो अनुक्रिया व्यक्ति अगर कोई कार्य करता है तो उसके लिए अनेक क्रिया करता है, जिसमें कुछ आपकी गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। उसमें क्या करेगा, अब उस सही गलत अनुक्रिया तो बिल्कुल यूज नहीं करेगा। अब सही अनुक्रिया में जो होगा उसके उद्देश्य को अगर प्राप्त करने में सहायक नहीं होंगी तो उसको भी वह छोड़ देगा, और जो उसके उद्देश्य में को प्राप्त करने में सहायक होंगी उसको वह सीख लेता है। यही है आपका बहु अनुक्रिया का नियम। और इसी में ईएल थॉर्नडाइक ने जो प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल के जो सिद्धांत दिया था, उसी में आपका ये जो बिल्ली पर प्रयोग किया गया था, उसी में ये उस पर ये लागू होता है। ठीक, अगला है हमारा मानसिक या मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम। ठीक, इसमें क्या होगा मानसिक या मनोवृत्ति के नियम में, इसमें आपका मानसिक या मनोवृत्ति का नियम यह बताता है कि जिस कार्य को करने में हमारी जैसी मनोवृत्ति होगी उसको हम उसी अनुपात में सीखेंगे। यह है आपका मानसिक या मनोवृत्ति। यानी जिस कार्य को हमारी सीखने की जैसी नियति रहेगी, जिस तरीके से सीखेंगे हम उसको उसी तरीके से यानी उसी अनुपात में सीखेंगे। अगला हमारा है आंशिक या तत्व प्रबलता का नियम। आंशिक या तत्व प्रबलता का नियम, इससे क्या अभिप्राय है, इसमें हम किसी तथ्य को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके सीखते हैं। यानी इसमें हम किसी तथ्य को छोटे छोटे खंडों में विभक्त करके सीखते हैं। विभाजन, इस प्रकार विभाजन करने पर कार्य सरल एवं आसान तरीके से सीखा जा सकता है। तो यहाँ पे गौड़ नियम में मुख्यतः 3 ही नियम पर हम इसमें चर्चा करेंगे, क्योंकि यही आपके विशेषकर होंगे। तो इस तरह से हमने यानी अधिगम के जो सीखने का जो नियम बताए थे ईएल थॉर्नडाइक ने, उनके बारे में हमने कंप्लीटली यहाँ पे चर्चा की। उम्मीद है इसमें 2 नियम आपके और बचते हैं। एक आपका क्या बताए थे, सादृश्यता या एक रूपता का नियम, अगला था साचर्यात्मक स्थानांतरण या रूपांतरण का नियम। तो उसमें विशेष कुछ है नहीं। तो इस तरह से जो भी हमने महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए समझा, परीक्षा की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट जो है उसको हमने बताया। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इसमें नेक्स्ट डे आपको अधिगम के वक्र एवं पठार लेकर आएंगे, फिर उसके बाद आपका अधिगम के सिद्धांत जो भी हैं आपके, फिर उनके बारे में चर्चा होगी। अभी आपका अधिगम 3 दिन कम से कम जरूर चलेगा। एक दिन तो आपका अधिगम वक्र एवं पठार हो जाएगा, उसके बाद अधिगम के सिद्धांत जो भी हैं कम से कम 2 दिन वो चलेगा। उम्मीद है ये आपके समझ में आया होगा। तो आप हम इसमें अब नेक्स्ट डे आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि आपका यहाँ पे जो यूपी टीटी का जो टारगेट बैच चल रहा है आप इसको कम से कम अधिक से अधिक आप इसमें नंबर गेन कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच।